संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई आपको बता दें शुरू। सदन में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद परिसर में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार कई दिन से आपको बता दें लोकसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज संसद के मॉनसून सत्र का 13वां दिन है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। और अब बड़ी खबर के बाद सीधे आपको लेके चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो शुरू हो चुकी है। देखिए वहां क्या हो रहा है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो, प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके, प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन पटल पर रखती। Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August 2026 passed the appropriation number 3 bill 2026. The Speaker has certified that the bill is a money bill. और ये तस्वीर आपके सामने है जहां भी आपने सुना कि लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और ये एक तस्वीर विपक्ष के हंगामे की जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही हैं। लगातार विपक्ष जो है सदन में हंगामा कर रहा है, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कई दिनों से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक मामले के बाद से जो 5 बिल उसके बाद पेश होने हैं उस पर भी लगातार सरकार से जवाब पूछ रहा है। तस्वीरें आपके सामने विपक्ष के प्रदर्शन की जिसमें डिंपल यादव भी नजर आ रही हैं, राहुल गांधी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सर, एक तो आज भी लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब अगर समझा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं यूपी में, तो क्या सदन के अंदर जो कुछ भी विपक्ष लगातार जो है हो रहा है, क्या ये विधानसभा के चुनाव को देखते हुए राजनीति लगातार विपक्ष की एक रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि बिल वो पास होने नहीं दे रहे हैं, 5 बिल जिस पे चर्चा लगातार बनी हुई है। नहीं, देखिए, बिल तो पास हो जाएंगे। बिल का तो क्या है कि अभी लोकसभा स्पीकर ऐसे ही रोज कोशिश करते रहेंगे, रोज अर्जन करते रहेंगे और फाइनली आपको पता लगेगा एक दिन आखिरी दिन में सारे बिल जो है ये लोग वॉकआउट करेंगे और वो बिल पास कर देंगे, वो शोर शराबे में पास हो जाएंगे। तो बिलों की इतना कोई इश्यू नहीं है। उसमें एक FCRA वाला बिल है और एक तिरंगे वाला बिल है, सॉरी, इसका वंदे मातरम वाला। उसके अलावा तो बिल कोई ऐसे है ही नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट वाला पास हो चुका है, दूसरे भी जो 3-4 बिल हैं वो पास हो चुके हैं। बिल इशू नहीं है। देखिए, इशू ये है कि अपनी जो रेलेवेंस है अपोजिशन की वो जनता को दिखानी है, वो पार्लियामेंट को नहीं दिखानी है। उनको जनता को दिखानी है कि भाई हम विपक्ष में हैं, हम आपके मुद्दों को लेकर खड़े हैं, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं और उन मुद्दों को सदन के बाहर परिसर में और या परिसर से बाहर उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अब वो मुद्दे क्या हैं? अब इस समय इनके पास एक मुद्दा नीट वाला है, तो नीट के मुद्दे में तो अब सब कुछ खत्म हो गया, तो खाली एक रह गया एक्शन वाला मामला, पुलिस एक्शन का। और उस पुलिस एक्शन में उन्होंने अमित शाह का मुद्दा पकड़ लिया है कि भाई अमित शाह जवाब दें, वो आके बताएं कि किसने गोली चलाई, किसने पैलेट गन चलाई,
किसने बच्चों पे वायलेंस किया, और जो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि भाई उनके केस वापस होंगे, वो अब क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया है कि कौन से केसेस होंगे कौन से नहीं होंगे। और उससे आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जिन लोगों ने पुलिस वालों पे हमला किया है तो उनको ढूंढ करके और उनके खिलाफ भी एफआईआर करके कार्रवाई की जाए। तो अब वो इसी मुद्दे को बार बार उठाना चाहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स जो पुलिस जिनके खिलाफ एफआईआर किया है वो हो जाए। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है या वायलेंस के मुकदमे हैं तो उनमें जो बेचारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो तो सब छूट जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादातर वायलेंस में पत्थरबाजी में इसमें शामिल नहीं होते हैं जी। अब इसमें जो दूसरे लोग घुस आते हैं, जो पार्टियों के कार्यकर्ता घुस आते हैं या पुराने उनके कार्यकर्ता घुस आते हैं और वो जो तोड़फोड़ करते हैं वो सब उसमें शामिल होंगे जी। इसलिए वो ये कहते हैं कि नहीं, कोई भी हो, स्टूडेंट हो नहीं हो, कोई भी हो, जो इस आंदोलन में था उसे आप छोड़ दीजिए, तो वो होने जाने वाला है नहीं। तो ये मुद्दा एक इनका, इसको लेकर के रहेंगे। दूसरा मुद्दा है चढ़ावा चोरी का। जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें जो मैनेजमेंट था जी उसने बहुत देर कर दी रिजाइन कर, बहुत देर कर दी। और बीच बीच में जो उनके स्टेटमेंट भी आए कि नहीं ये कोई मामूली सी बात है, ये नहीं है, वो नहीं है, और बैंक के साथ मिलके होता है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि चोरी वहां 2-3 सालों से हो रही थी और सभी मंदिरों में होती है। कोई राम मंदिर उसका एक इकलौता उदाहरण नहीं है जहाँ भी बेईमान, जहाँ इंसान है उसकी बेईमानी है वहां वो चोरी करता है जी। समाज में बैठने को मिले वहां करता है, जहाँ उसका मौका मिले वहां करता है। लेकिन इसमें बात ये थी दुख की कि जब मैनेजमेंट को ये पता था कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन्होंने जो उस पर एसओपीज बनाई गई थी कि भाई वो बिना जेब के कपड़े पहन के आएंगे, पहले कपड़े चेंज करेंगे, फिर मंदिर में घुसने से पहले वो काउंटिंग में जांच होगी, काउंटिंग से निकलने से पहले जांच होगी, वो सब कुछ प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं और उसके चलते वो धड़ल्ले से जो है वो चोरी का काम वहां पे चलता रहा। तो वो इशू बन गया, वो इशू फ्लैग हो गया। हालांकि उसके बाद धरपकड़ हुई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन वो तब तक बहुत देरी हो चुकी है। इसमें तो वो एक फ्लैग हो गया। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इसी बीच हमारे पास आ रही है जहां विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई, आपको बता दें, स्थगित कर दी गई है। संसद में गतिरोध खत्म करने पर बड़ी बैठक, साथ ही किरण रिजिजू के साथ राहुल प्रियंका की मुलाकात। संसद के अंदर या बाहर नारेबाजी ठीक नहीं, स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जो बातें कही गई वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई, आपको बता दें, 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सर, जिस तरीके से कार्रवाई चली, ये तो बात हो गई कि क्या विपक्ष की एक रणनीति है, जैसे आपने बताया हमारे दर्शकों को। अब जो बिल लगातार पास होने, उसमें से जिस तरीके से एफसीआरए, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो एक बिल सरकार जो लेकर के आने वाली, उस पर विपक्ष सबसे ज्यादा जो है सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ सरकार का मानना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये पारदर्शिता जो है बढ़ा देगी, लोगों के लिए ही अच्छा होगा जो एफसीआरए आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नीट पेपर लीक के बाद जो बिल बना उस पे तो विपक्ष ने जैसे तैसे अपना जो है हामी भर दी, लेकिन एफसीआरए को लेकर के इतना विपक्ष में क्यों जो है माहौल गड़बड़ा रहा है? नहीं, उसमें ये है ना कि उसमें जो एक उसमें आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा लोगों को मतलब ऐतराज है विपक्ष को, और उसका कारण यह है कि अमेरिका ने के भी वहां एक सांसद ने इस इशू को उठाया है कि वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, वो चर्च के खिलाफ है। और उसमें यह है कि अगर कोई भी एनजीओ को बाहर से फंड मिलता है और उस फंड से अगर वो असेट्स इंडिया में कुछ क्रिएट करती है और उसके बाद उस एनजीओ का वो लाइसेंस रद्द हो जाता है या वो सस्पेंड हो जाता है या वो रिन्यू नहीं होता है, तो उस स्थिति में उस फंड से जो असेट्स बने हैं फॉरेन फंड से, उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाई जाएगी इस एक्ट के अंदर में जो उसको गवर्न करे।
तो अगर वो उसको गवर्न नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा भाई? जब एक एनजीओ लाए, एनजीओ ने रूल्स फॉलो नहीं किए, फंड्स का मिसयूज किया, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो उसकी तो अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो उसकी अथॉरिटी नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? तो ये हिंदू मंदिरों के साथ तो रोज हो रहा है जी। जो आपने एंडाउमेंट एक्ट बनाया हुआ है सब राज्यों ने, उसमें है क्या? यही तो है कि आप मंदिरों का अधिग्रहण कर लेते हैं, उसमें चढ़ावा को आप मैनेज करते हैं, पुजारियों को आप तनख्वाह देते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आप करते हैं, बाकी मंदिर की पूजा चलती रहती है। तो यहाँ भी यही होगा कि भाई अगर आपने उनका कोई भी असेट, वो स्कूल हो सकता है, वो कोई कुछ भी जो भी होगा फंड से जो बना होगा, क्योंकि मंदिर तो मंदिर के नाम से, यहाँ तो सिर्फ वही असेट होंगे जो फॉरेन फंड से होंगे। तो फॉरेन फंड से क्या होंगे? उन फंड को अगर तब तक जब तक कोई देखने वाला नहीं है, अगर सरकार उसको एडमिनिस्टर ही तो करेगी ना। सरकार तो मतलब उसको अपने कब्जे में नहीं ले रही है, उस खाली एडमिनिस्टर कर रही है, वो बाकी अपना फंक्शन करते रहेंगे। लेकिन उससे क्या है कि जो एक भारत, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, आपको ये समझना होगा कि हर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी का देश है, और हमारी इतनी आबादी है कि उसमें अमेरिका अफ्रीका के कॉन्टिनेंट भी समा जाए। तो इतने बड़े देश में जो दूसरे धर्म के जो एक रहा है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, कि भाई यहाँ पे आप कन्वर्जन करके अपने धर्म को यहाँ बढ़ाओ। और उसमें क्रिश्चियनिटी ने शुरू में, आप तो पता नहीं बच्चे थे, पैदा भी हुए होंगे कि नहीं उस समय, 2000 में पोप ने कहा था कि भाई ये जो पहले 10 साल हैं वो ईसाइयों के 10 साल हैं भारत में, क्रिश्चियनिटी के 10 साल है। तो बड़ा हंगामा हुआ था उस समय। तो उनकी ये इंटेंशन रहती है, इसीलिए वो यहाँ फंड भेजते हैं, वो यहाँ पे चर्च बनवाते हैं, वो यहाँ पे स्कूल्स बनवाते हैं, और मिशनरीज यहाँ पे काम करते हैं। और वो चूंकि हमारी गरीब जनता है, पैसे की कमी है, साधनों की कमी है, तो उसकी वजह से वो उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर ये कानून आ जाता है, तो इस कानून के आने से उनके पास सबसे बड़ी यही समस्या खड़ी होगी कि उनका जो मिशन है, वो मिशन को आघात पहुंचेगा, वो मिशन उस तरीके से स्मूथली नहीं चला पाएंगे। अदरवाइज अमेरिका में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है भारत में एफसीआरए कानून में ये चेंज करने के लिए? आपको बुरा लगता है, आप पैसे मत दीजिए। भाई आपको लगता है कि भारत में ठीक से नहीं चलेगा तो आप पैसे मत भेजिए ना। आप पैसे क्यों भेज रहे हैं जी? तो जो सही ढंग से पैसे आ रहे हैं, जिनका सही उपयोग हो रहा है, उसकी वजह से तो एफसीआरए कैंसिल भी नहीं होता जी। एफसीआरए जब ही कैंसिल होता है जब आप पैसे किसी मद में लेते हैं और खर्च किसी और मद में करते हैं। तो उस समय जब ऑडिट होता है, सरकार को पता लगता है, तो वो वायलेशन के लिए आपका एफसीआरए कैंसिल करती है। और एफसीआरए कैंसिल जितने भी ज्यादातर जो एनजीओज हैं, वो सब जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन फोर्ड की, वही सबसे ज्यादा एनजीओज हैं जिनके एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। उसमें अभी ये वांगचुक था, इसके भी कैंसिल हुए थे। आपको मालूम है, एक ब्रिटेन की में एकदम स्लिप कर रहा है, वो उनका भी यहाँ पे कर दिया था। तो ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां से फंड मंगाती हैं, फिर यहाँ एनवायरनमेंट के नाम पे आपके डेवलपमेंट के वर्क को रोकती है। जैसे अभी राहुल गांधी एंड पार्टी वहाँ अंडमान निकोबार में जो भारत अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, बेस बढ़ा रही है, तो उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। बहुत सारे एनजीओ लगे हुए हैं। बिल्कुल जी 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 तो सर, ये सब बातें जो होती रहती है सर बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम विपक्ष का भी लगातार हंगामा हम देख रहे हैं, एक तरफ सरकार की भी अगर मैं बात करूं, या चलिए जो लोकसभा के स्पीकर उनकी भी बात करूं, एक बार उनका भी कहना है कि अगर सरकार ठीक से बैठ के बात करना चाह रही है तो विपक्ष को आपस में बैठ के सरकार से ठीक से बातचीत कर लेनी चाहिए। चाहे अब अगर बिल की, जैसे आपने एफसीआरए को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, एफसीआरए बिल की भी अगर मैं बात करूं, या बैंकर्स बुक के बिल की अगर मैं बात कर लूं, एमएसएमई बिल की बात कर लूं, ये सारे बिल को पास होना जिस तरीके से सरकार जरूरी बता रही है लोगों के लिए इन फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा में कर रहा है, लगातार अभी तस्वीरों में भी देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। तो ये एक तरीके से संसद में क्या कार्रवाई आगे ना चलने देने की रणनीति है, या विपक्ष बिल पास ही नहीं कराना चाह रहा है पांचों, बिना सुने और बिना समझे? नहीं, बिल देखिए, बिल नहीं रुकेंगे। मैंने आपको पहले दिन भी ये बताया था कि बिल तो साधारण सिंपल मेजोरिटी से पास होने, तो बिल पास नहीं होने का तो कोई कारण नहीं है। विपक्ष को भी ये मालूम है, वो तो हंगामे के बीच ही वॉइस वोट से हो जाएगा।
जी। वो इशू ये है कि बिल पास हो नहीं हो, इसमें विपक्ष को कोई उससे फायदा नहीं। एक दो जैसे मैंने कहा ना कि वो वंदे मातरम वाला और FCRA वाले को छोड़ दें, जी। वो विपक्ष का कोई उसमें स्टेक भी नहीं है। और वो जो स्टेक है वो मैंने जैसे बताया, एक क्रिश्चियनिटी की वजह से है और दूसरा वो मुस्लिम्स का वंदे मातरम की वजह से है कि हम वंदे मातरम पे कैसे सजा होगी, सजा का कानून, सजा का प्रावधान होना है ना वंदे मातरम वाले कानून में। तो वो उनका इशू नहीं है। उनका इशू ये है कि लोगों को ये बताना है कि हम आखिरी वक्त तक आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे, हम प्ले कार्ड लेके गए, हमने वहां नारेबाजी की। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्रजातंत्र में ये सब करने के बाद अगर आपको सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात, आपको करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। लेकिन अगर आपके ये करने से आपको पॉलिटिकल गेन नहीं है, पॉलिटिकल गेन मतलब आपको वोट का गेन नहीं है। देखिए सारी राजनीति प्रजातंत्र में तो वोट का खेल है ना। अगर आपको वोट नहीं मिले और आप खूब शोर मचाते रहे तो उस शोर से क्या फायदा। भाई एक बार विवेकानंद जी की एक कहावत है, उन्होंने कहा था कि भाई प्रश्न इस बात का नहीं है कि आपने कितना शोर शराबा मेहनत की, प्रश्न इस बात का है कि आपको रिजल्ट क्या मिला, आपने अचीव क्या किया। तो अगर आपका अचीवमेंट नहीं है और खाली शोर शराबा या मेहनत इतनी हो रही है ये सब बिल बना के लाने में, कागज डंडे सब छापने में, शोर करने में, और उससे अगर वोटर ही आपको वोट नहीं दे तो फिर क्या फायदा है इसका। और यही हो रहा है। राहुल गांधी ने आपने देखे इतनी यात्राएं की, सब किए, सब चुनाव हुए, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं विपक्ष को, उससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं। कांग्रेस आज भी 2% की पार्टी है यूपी में, 3.5% की पार्टी है, 3% की तमिलनाडु में, 2.5% की है, वेस्ट बंगाल में जो बड़े बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश में कहीं है नहीं। तो ये मतलब है कि जब आपको उसका पॉलिटिकल गेन ही नहीं हो रहा है, आपको उससे फायदा ही नहीं हो रहा है, तो आप उसी तरह के आंदोलन को, उसी तरह के प्रोटेस्ट को, जी, उसी तरह सदन में गतिविधि रोकने पर क्यों काम कर रहे हैं? कोई पर्पज है आपका? बिल्कुल। तो ये बात क्योंकि पुरानी राजनीति है, वो उसी ढर्रे से चली आई है, जो कम्युनिस्टों वाली राजनीति थी कि भाई यूनियन के झंडे लेके बाहर बैठ जाइए, फैक्ट्री जाए भाड़ में। तो उसी तरह की ये राजनीति, चूंकि आजकल कम्युनिस्ट और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, तो उनकी इसी स्वरूप में ये राजनीति चल रही है कि पार्लियामेंट करे कि नहीं करे, हमें उससे क्या मतलब है, हमने तो बाहर नारेबाजी करनी है, यूनियनबाजी करनी है, झंडे लगाने हैं, आवाज करनी है। तो ये इससे कोई पर्पज इनका सॉल्व नहीं होगा और अभी तक कहीं दिख भी नहीं रहा है। जी। अगर मान लो ऐसा होता कि साहब बहुत अच्छी बात है, आपने ये किया तो आपको वोट मिले, तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। तो राजनीति का, डेमोक्रेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि आप जो भी काम करें उससे आपका वोटर क्या आपको वोट देने के लिए खुश है, देगा आपको। और अगर वही आपके कार्यकर्ता बार बार आ रहे हैं, वही आपके लिए नारे लगा रहे हैं, वही हर जगह आपके लिए लड़ रहे हैं और आपका बेस नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की राजनीति में हमें क्या पॉलिटिकल गेन है। बिल्कुल, क्योंकि सर जिस तरीके से आपने भी बोला, इस पे मैं एक लाइन और भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष पे देखिए सबसे ज्यादा सवाल और भी अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हम रांची में भी जो है बच्चों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं JPSC एग्जाम का, उस पे भी कई स्टूडेंट्स की क्लिप जो है निकल के वायरल हुई जिसमें उन्होंने बाकायदा सवाल पूछा है राहुल गांधी से, बाकी जो है CGP के अभिजीत दीपके से, हर एक से सवाल वो बच्चे भी पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली के बच्चे उनके लिए सिर्फ बच्चे हैं, क्या वहां पे प्रोटेस्ट होना जायज है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए विपक्ष जो है खड़ा नहीं हो रहा है आगे आके। तो यही बात है ना। देखिए नंदिनी जी, क्या है कि मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। ये 2017 का जब चुनाव हो रहा था यूपी में, तब की बात थी। तो वहां ये जो आजकल बड़े नेता बने हुए हैं वो हम लोगों के साथ उस समय आया करते थे, इसमें मल्होत्रा और अब तो नाम भी स्लिप हो जाते हैं। तो वो कहते थे नहीं नहीं, हम तो शमशान की भी 4 दीवारी करा रहे हैं और कब्रिस्तान की भी करा रहे हैं, हम तो सबको स्कूटी दे रहे हैं, हम तो सबको किताबें दे रहे हैं। तो हम उस समय यही बात कहते थे कि भाई आप सबको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वोट यहाँ नहीं डलेगा स्टूडियो में, वोट तो डलेगा गांव के बूथ में। और गांव वालों को पता है कि किसको स्कूटी मिली है, किसका कब्रिस्तान बना है, किसका शमशान के लिए पैसा आया है, किसको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो उन लोगों को पता है जिनको वोट डालना है। तो अगर वो आपने किया है तो आपको वोट डालेंगे और नहीं किया है तो नहीं डालेंगे। और हमारी जानकारी में ये आपने नहीं किया है तो आपको नहीं डालेंगे।
तो वही की वही बात होती है कि हमारे यहाँ कहने से, ये सब प्रदर्शन करने से ये नहीं कि भाई जनता नहीं समझती है। आज झारखंड के जो स्टूडेंट्स वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये पार्टियां खाली राजनीति कर रही हैं। अगर स्टूडेंट की बात होती तो हमारे लिए भी यहाँ के खड़े होते। और इसीलिए ये जो आंदोलन था आपका कॉकरोच आंदोलन, जो मैंने शुरू से कहा कि ये जैनजी का आंदोलन नहीं था, और इसमें जिन लोगों के खिलाफ FIR फंसे हुए हैं वो जैनजी हैं भी नहीं। अगर आप उनके ID कार्ड चेक करवाएंगे तो पता लगेगा उसमें 90% तो पढ़ते ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं जाते, स्कूल में भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो खुद, हम लोग एक मतलब विश्लेषण करते हैं तो हम खुद हैरान हैं कि विपक्ष को ये बात पिछले 15 साल में क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आपकी जो राजनीति है वो आपको पॉलिटिकल गेन नहीं दे रही है, वो आपको नहीं आगे बढ़ने दे रही है। तो फिर आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, किसी दूसरे ढंग से आइए। अभी जैसे अखिलेश यादव ने शुरू किया थोड़ा सा कि भाई वो पूड़ी बांट रहे हैं, हनुमान जयंती मना रहे हैं, प्रभु राम की कृपा कर रहे हैं, रामायण को सांस्कृतिक ग्रंथ बना रहे हैं, लेकिन फिर उनको लगा कहीं ऐसा नहीं हो उधर वो मुसलमान नाराज नहीं हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि फट से वापस आ गए। अब ये चंदे के ऊपर आ गए। और चंदे में नंदिनी जी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू, और भी बहुत सारे हिंदू हैं जो राम को मानते हैं। तो आस्था हमारी भगवान राम से है, चंदे से नहीं है। बिल्कुल। चंदा एक सामूहिक क्या बोलते हैं उसको, एक अपराध है जो सब जगह हो रहा है। मंदिरों में ही नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरियों में हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, सरकारों में हो रहा है, जुडिशरी में हो रहा है। तो उससे मेरी आस्था भगवान राम से कम नहीं होगी। मैं सिर्फ इसलिए राम मंदिर जाना बंद नहीं कर दूंगा कि वहां पे चढ़ावे की चोरी हो रही है। मैं क्या करूंगा, चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दूं कि लोग चोरी कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। मैं गरीब को बाहर हाथ से कुछ खिला दूंगा, मैं भगवान के दर्शन करके आ जाऊंगा। तो भगवान में आस्था कम नहीं होती। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसकी वजह से कोई समाजवादी को वोट थोड़ी देगा। समाजवादी को अगर वोट चाहिए तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई कृष्ण का मंदिर हम बनवाएंगे, राम मंदिर से भी भव्य बनवाएंगे, आप देखो एकदम हवा बदलेगी। अगर समाजवादी पार्टी आगे आकर के ये कहती है कि भाई आप राम मंदिर छोड़िए, हम जो काशी का जो है मामला उसको भी सब निपटा देंगे, बहुत बढ़िया ढंग से जो ओरिजिनल शिवलिंग है उसको स्थापित कराएंगे, तब हिंदुओं को लगेगा ना कि भाई आप उनकी आस्था के लिए लड़ रहे हैं। चंदा चोरी के लिए आपका कोई मतलब नहीं है। वो तो जिन्होंने चोरी की है वो जेल जाएंगे। इशू बनने दिया सरकार ने, चूंकि वो बड़े लोग थे, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, RSS से जुड़े हुए लोग थे, गवर्नमेंट का उनको एक जो कहते हैं ना एक वरदहस्त था। तो ये रहा कि भाई इन लोगों को निकालें, उस दुविधा में इन्होंने वो टाइम निकाल दिया, वो इशू बन गया। अगर वो शुरू में ही रिजाइन कर देते तो ये इशू ही नहीं रहता। अभी आपने देखा वहां महाराष्ट्र में जो सिद्धि विनायक मंदिर से चोरी का आया है कि वहां कितने 18 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है। तो जो आदमी है, जो भाई हम सब भारतीय ही है ना, हम चाहे मंदिर में बैठे, चाहे अदालत में बैठे, चाहे स्कूल में बैठे, जिसकी नियत खराब है उसने चोरी करनी है। तो उससे आस्था को लिंक करके जो ये देख रहे हैं उससे इनको कोई पॉलिटिकल गेन भी नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर जो इतना ये शोर मचा रहे हैं इससे इनको कोई पॉलिटिकल गेन भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सर, आपने जो बात बोली है कि हमारी जो आस्था है वो चंदे से नहीं, हमारी आस्था राम जी से है। बिल्कुल इसी पे एक लाइन भी जो है किसी ने अभी बोली थी बीच में कि विपक्ष का ध्यान जो है इतने सालों से जिस मजहब से आतंकवादी निकल कर आ रहे हैं इतने दशकों से, उस पर विपक्ष का ध्यान कभी नहीं जाता। लेकिन एक चंदा चोरी की जो घटना सामने आ गई तो उस पर पूरे विपक्ष जो है टूट पड़ा, उनकी आस्था ही कम हो गई है अब। नहीं, उसका कारण है ना, देखिए सबसे ज्यादा दुख मुसलमानों को किस बात का है, वो ये है कि राम मंदिर बन गया। क्योंकि कृष्ण मंदिर तो नहीं बना, उनकी मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बरकरार है। शिव मंदिर नहीं बना, जो अहिल्याबाई ने बनाया उसको मोदी जी ने थोड़ा रिनोवेट एक ढंग से कर दिया, बड़ा बना दिया, लेकिन जो असली है वहां तो उनकी मस्जिद बनी हुई है। राम मंदिर एक ऐसी जगह थी जिसको हटा करके भगवान का मंदिर बन गया, उनकी कोई मस्जिद वहां पे बची नहीं जी। तो इसलिए जो भी राम को गाली देगा, जो भी राम के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। और जब से ये इमरान मसूद ने ये कहा कि भाई हम कोई समाजवादी पार्टी पे नहीं है और हमारा बराबर का हक है, तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम वो पूरी खिलाते खिलाते भंडारे की, पता लगा मुसलमान हमसे खिसक गया
तो फिर तो ये पार्टी 8% की पार्टी रह जाएगी, 6-8% की। जी तो इसमें फिर इन्होंने ये मिड कोर्स करेक्शन किया, ये वापस उसी पे आ गए। जी अब वो राम को नहीं कह सकते तो वो चंदा चोरी पे आ गए। लेकिन इनको ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो विषय है, अगर आप उन विषयों को आज उठाते हैं जी तो आपको, अगर मान लीजिए आज समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भाई जो यूजीसी रेगुलेशंस हैं उसमें जो ओबीसी को जोड़ा गया वो गलत है, क्योंकि जब देश के नॉर्मल कानून में ओबीसी नहीं है, देश के नॉर्मल कानून में तो SC/ST एक्ट है जी तो आप उसी की धाराओं को आपने एक्सटेंड कर दिया यूजीसी में, उसको आप एक तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। जी लेकिन ओबीसी के खिलाफ तो देश में कोई कानून नहीं है SC/ST एक्ट, फिर आपने यूजीसी, तो ये कहते हैं कि नहीं हम ये गलत है, हम इसको हटाएंगे। अगर ये कहते कि भाई जो आरक्षण मिल रहा है उसमें जी बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी मेरे पास भी है। आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने भी सुना, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से विपक्ष सरकार से हर एक चीज का जवाब मांग रहा है, लेकिन शांति से बातचीत करने का रास्ता विपक्ष नहीं निकाल पा रहा है। अब आगे जो 5 बिल पास होने उस पे आगे की अब सदन में कार्रवाई में क्या चर्चा होती है, ये हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।